दो मैगी और दो चाय देना दादा। सुकांत और विकी की आवाज़ दूर तक सुनाई दी और चाय की दुकान वाले दादा के इशारे पर छोटू मैगी बनाने में जुट गया। बड़ी सुनसान सी जगह है दादा, पर दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम ढल सी रही थी। बरगद के पेड़ के ठीक नीचे बना दादा का टी स्टॉल आज काफ़ी दिन बाद नज़र आया था। अब नौकरी लग जाने के बाद से मैं इस ओर नहीं आया करता था। लगभग 1 साल पहले तो सारी शामें यहीं बीता करती थीं। दादा ने भी बैटरी से लगी लाइट ऑन की और फिर चाय बनाने में लग गए। क्या बात है दादा, नाराज हो? दादा ने इलायची कूटकर पतीले में डाली और चाय के पतीले में चम्मच घुमाते हुए धीमे से जवाब दिया, नहीं भाई साहब, आपसे क्या नाराज होना। हम तो बस अपना काम ख़त्म करने लगे हैं। देव कृपा बनाए रखें। आप चाय पियो और हम बस काम ख़त्म करें और निकलें। क्यों, जल्दी क्या है दादा? अभी तो 6:45 ही हुए हैं। दादा ने हमारी बात लगभग अनसुनी करते हुए सामने खड़े 2 रिक्शों में से एक को आवाज़ दी, ए राजू, जा आखिरी चक्कर लगाइया, 10 मिनट में लोड करना है रिक्शा। और राजू रिक्शे वाला एक आखिरी चक्कर सवारी के लिए चला गया। इससे पहले कि हम कुछ पूछें, इधर आ रे छोटू। दादा ने छोटू को हमारे सामने बुलाया और सीधा उसके पैरों की ओर इशारा कर दिया। छोटू के घुटनों से पैरों तक नाखूनों से खरोचे जाने से बने बड़े बड़े जख्म थे। चल जल्दी काम खत्म कर। और इसके साथ ही छोटू के कंधे पे धीरे से हाथ लगाकर दादा ने उसे मैगी बनाने भेज दिया। ये 4 रात पहले शाम ढलने के बाद यही हुआ है। चाय पी लो और तुम भी जल्दी निकलो बाबू, तुम लोग पैदल आए दिखते हो। दादा थोड़ा तो बताओ, बात क्या है? अभी नहीं बाबू, बात जाननी है तो कल आना। और सुनो, रात 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल के सामने वाली सड़क पर मत जाना। रोज रात गए वहाँ एक परछाई भटकती है। अब तक 14-15 मौतें हो चुकी हैं वहाँ पर। अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं देती, पर चांद रात में कईयों ने देखा है। 1-2 जो प्राण बचा के आए हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने उसे हल्की रोशनी में तब देखा जब गलती से उसकी नज़र अपनी खुद की परछाई पर गई, और तब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी एक नहीं बल्कि 2 परछाइयाँ बन रही हैं। इसके बाद ज़्यादातर लोग मारे गए हैं। आज हम सब थाने गए थे। पुलिस जल्दी ही यहाँ बैरियर लगाकर रास्ता जमा देगी। इतनी बात सुन सुकांत और विकी का वहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। दादा, ये लो चाय के पैसे, हम भी निकलते हैं। हो सका तो कल आपके पास आकर पूरी बात जानेंगे। और इतना कहकर उन दोनों ने अपने अपने घर की राह ली। कुछ देर में बरगद के नीचे बनी दादा की टपरी भी सुनसान हो गई। दादा छोटू के साथ राजू के रिक्शे में माल लोड कर जा चुके थे। ज़्यादातर रिक्शे वाले पहले ही निकल चुके थे और जो बचे थे वो भी एक एक कर निकल रहे थे। आखिर जान किसको प्यारी नहीं होती। कहने को तो उस पूरी सड़क पर एक साया तक नहीं था, पर रात के 10 बजते ही उस सड़क पर निकल आई थी एक परछाई। रात अंधेरी आना मत, चांद चांदनी लाना मत, जहां जहां है ये आई, पीछा करती परछाई। अगली शाम एक बार फिर सुकांत और विकी दादा की टपरी पर पहुंच गए
तुम्हारी चाय और मैगी बाकी है, ये लो। कल आपने पैसे दे दिए थे पर खाई नहीं, तो आज मेरी तरफ से। ये तो ले ही आओ दादा, पर आओ थोड़ा हमारे साथ भी बैठो, और हम आपकी कल की बात के बारे में और जानने आए हैं। दादा समझ गए कि अब इन्हें और टाला नहीं जा सकता, और एक प्याली चाय खुद के लिए लेकर दादा हमारे साथ ही बैठ गए। तुम्हारी तरह एक पुराना ग्राहक और आता था मेरे पास। कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई। यहीं इसी सड़क पर उसे पहले से ही अंदेशा हो आया था। भूत प्रेतों में उसका काफ़ी विश्वास था, और उसने बताया कि उसे दिखते भी थे। उसने एक शाम मुझे पूरी बात सुनाई थी। वो शायद अकेला ही रहा होगा जिसने उस परछाई का शरीर छोड़ने से पहले और बाद दोनों का किस्सा मालूम था, पर शायद अपनी तरफ आती मौत ही नहीं देख पाया बेचारा। वो कहता था उसने देखी थी कि हर रात की तरह उस रात भी उस वीरानी में वो अकेली उस सख्त सड़क पर तैर रही थी। जहाँ जहाँ चांद की रोशनी पड़ती वहाँ सड़क पर उसका वजूद नुमायां होता था। उस परछाई को शायद अभी और चलना था, शायद रात के इस छोर से उस छोर तक, या शायद तब तक कि जब तक अंधेरों के उस पार एक बार फिर उजालों में उसे कैद न हो जाना पड़े। वो रात जिसके इस पार भी दिन और उस पार भी दिन। उजाला होने से पहले उसे रात के इस छोर से उस छोर के पार निकल जाना था। सड़क शायद आज भी उतनी ही सख्त थी जितनी पहले कभी हुआ करती थी। धूल, कंकड़, कांटे पहले भी इसी तरह बेतरतीब बिखरे होते होंगे, पर उस वक्त इस सब की फिक्र कहाँ होती थी। पैरों में मन चाहे जूते या सैंडल पहन, मालूम ही नहीं होता था कि कैसे ये 2 कदम जमीन की छाती को रौंदते हुए बढ़ते चले जाते थे। जमीन तब भी सख्त थी और आज भी सख्त है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी कोमल से, नाजुक से उसके जवान कदमों ने इस तरह मीलों मील नंगे पांव सुनसान सड़क पर चलकर नहीं देखा था। आज उसके पास कोई चारा नहीं था। उसका रूप बदल चुका था, पर एहसास वही था। नहीं था तो बस उसका वो शरीर। सूरज के अपने घर से बाहर निकलने से पहले उसे अपने घर पहुंच जाना था। सूरज ढलने के साथ ही वो अपने छिपे वीरान आशियाने से निकल पड़ती थी, ताकि वो अपनी इस तड़प को, अपनी प्यास को बुझा सके। ये मनहूस प्यास भी ऐसी थी जो हर शाम लौटती थी। यहाँ ये प्यास लौटती थी और वहाँ इसी सड़क पर एक ना एक बदनसीब लाश गिरती थी। शाम ढले इसके खौफ से अब दूर दूर से इस ओर तक कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि ये खुद अपने खौफ के बारे में नहीं जानती थी, तब तक जब तक कि एक रात इसने 2 लोगों को इसके बारे में बात करते नहीं सुना था। उनकी बातों से इसे मालूम हुआ कि यहाँ पूरे इलाके में किसी और का नहीं बल्कि इसी का खौफ फंस रहा है। पर ये अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब ये बन चुकी थी परछाई डायन। किसी और डायन की तरह इसके पास अपना शरीर नहीं था, पर ये वैसी किसी भी डायन से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये अपने शिकार की परछाई में ऐसे घुल मिल जाती थी कि उसे मालूम ही नहीं पड़ता था, और मीलों मील ये उसका पीछा तब तक किया करती थी जब तक मौका मिलते ही उसके बदन से सारा खून निचोड़ न ले, और ऐसा करके वो खुद ब खुद ही काले अंधेरों में खो जाया करती थी। पर वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी उसके साए के पास भी एक शरीर होता था, एक आम लड़की की तरह,
बताते हैं कि इस हॉस्टल की 7-8 लड़कियां किसी ऐसे खतरनाक लोगों के गुट से जुड़ गई थीं जिनके लिए इंसानी जिंदगी के कोई मायने नहीं थे। वो काले जादू में इस कदर मानते थे कि उसके लिए हंसते हंसते किसी को कुर्बान कर देना या खुद को बलि चढ़ा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। काले जादू के अजीबो गरीब करतब और ख़तरनाक सिद्धियों के लालच में इतनी पागल हो चुकी थी कि अक्सर देर रात हॉस्टल की दीवार फांद कर वो लड़कियां काला जादू सीखने वहां चली जाया करती थीं। पर यूं हॉस्टल से बार बार निकलना तभी संभव था जब हॉस्टल का ही कोई ये सब होने में इन लड़कियों की मदद कर रहा हो। बाद में मालूम हुआ कि हॉस्टल की ही एक कर्मचारी ने इन सब लड़कियों को इसके बारे में बताया था। उस औरत का पति ही काली विद्या का माहिर था। उस कर्मचारी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी लड़कियां इससे जुड़ जाएंगी, पर उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा 8 लड़कियां उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगीं। उसका घर यहीं हॉस्टल के पास ही था। गार्ड से अच्छी जान पहचान होने के कारण और थोड़े से पैसों के लालच में वो भी लड़कियों को रोज रात हॉस्टल के गेट से निकाल देता था। पहले पहल तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, पर धीरे धीरे हॉस्टल में अजीबो गरीब घटनाएं पेश आने लगीं। हॉस्टल के बाग में पेड़ों के नीचे सड़े गले मांस के टुकड़े मिलने लगे। लड़कियों के हाथों पैरों में अजीब तरह के जख्म उभरने लगे और उनसे खून रिसता था। जख्म लगभग बिल्कुल ऐसे जैसे छोटू की टांगों पर तुमने देखे हैं। डॉक्टर से बार बार दवा दारू करने के बाद भी जख्म भरते नहीं थे, बल्कि कई लड़कियों को अनजाना सा बुखार रहने लगा था। एक रात तो एक लड़की हॉस्टल से गायब हो गई और काफ़ी देर ढूंढने के बाद पता लगा कि वो हॉस्टल के बाहर बने अंधेरे चौराहे पर दीपक जलाकर अकेली सड़क पर बैठी शैतानी साधना कर रही थी। उसके काले बाल खुले पड़े थे और एक हाथ में उस जलते दिए में वो अपनी दूसरी कटी हथेली से टपकता बूंद बूंद खून चढ़ा रही थी। हालांकि उसके पास जाने की हिम्मत गार्ड में भी नहीं थी, पर उसके पास जाने पर गार्ड ने देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें एकदम सफ़ेद और उसका खूबसूरत चेहरा अजीब सी झुर्रियों से भरा था। उस हॉस्टल में पढ़ने वाली एक खूबसूरत जवान लड़की अब एक जीती जागती डायन लग रही थी। उसे देखते ही गार्ड और इलाके का चौकीदार दोनों चीखें मारते हुए वहां से भाग आए और वापस वहां जाने से इनकार कर दिया। हॉस्टल के स्टाफ ने उस लड़की पर नज़र बनाए रखी और सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह तक वो लड़की वहीं चौक पर बेहोश पड़ी थी। इससे पहले कि वहां बाहरी भीड़ जमा हो, उसे वापस हॉस्टल के भीतर ले आया गया। अब तक उसका चेहरा पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, पर पीला पड़ गया था। रोज रात भर जागने की वजह से लड़कियों की पढ़ाई लगातार खराब होती जा रही थी। इन सब वाक़यों से हॉस्टल की प्रिंसिपल को शक हुआ तो उसने अपनी विश्वास पात्र एक लड़की को इन लड़कियों की जासूसी पर लगा दिया। वो लड़की छुप छुप कर इनका पीछा करती और पूरी रिपोर्ट प्रिंसिपल को दिया करती थी। कुछ रात लगातार इनका पीछा करने पर मालूम हुआ कि ये सब की सब उन मियाँ बीवी के साथ रात भर खतरनाक साधनाएं करती। एक और अजीब बात हुई कि हॉस्टल में कई लड़कियों को अपने बाथरूम में एक काला सा साया दिखता और उनके शोर मचाने पर गायब हो जाता। कभी कभी तो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ कई लड़कियों को बाहर निकालना पड़ा, पर हॉस्टल का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका था। हॉस्टल इन भूतिया वारदातों के लिए बदनाम रहने लगा था, पर इतना सब होने के बावजूद भी उन लड़कियों के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया और रोज़ की जगह अब कभी कभी जब भी उन्हें मौका मिलता वो चुपचाप रात को हॉस्टल से निकल जाया करती थी
और जिस रात वो जा नहीं पाती थीं, उस रात अपने अपने बिस्तर पर ही काली विद्या की साधनाएं किया करती थी। एक गर्मी की रात इन 8 लड़कियों ने हॉस्टल के दालान में अपने अपने बिस्तर डालकर सोने का फैसला किया। इनमें वो लड़की भी थी जो रात में चौक पर दिया जलाकर साधना करती पाई गई थी। रात चांदनी थी और 8 बाहर बिस्तर डालकर सो रही थी, पर असल में ऐसा नहीं था। ये सब चांद की रोशनी में एक गुप्त साधना कर रही थी। सब के हाथों में अजीब चीजें थीं और उनके होठों पर खतरनाक तांत्रिक मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। वो जासूस लड़की भी हॉस्टल के कॉरिडोर से उन पर लगातार नजर रखे थी। जैसे रात गहराई, बाहर दालान में लेटी उन लड़कियों की साधना और गहरी होती चली गई। कुछ देर बाद उन सब ने बिस्तर पर लेटे हुए ही मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और अपनी अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली थी। कुछ देर बाद एक अजीब सा हादसा हुआ। उन 8 में से एक लड़की का बदन हवा में उन 7 के ऊपर तैर रहा था। एक एक कर उसका शरीर उन सभी लड़कियों के बिस्तर पर जाता था और हवा में ठहर जाता था। पर कुछ देर पहले वो लड़की जिस बिस्तर पर लेटी थी वो भी खाली नहीं था। उस रात चांद की रोशनी में उस लड़की के बिस्तर पर लेटी थी उसकी परछाई। ये साधना इतनी खतरनाक थी कि उस लड़की का बदन अपनी परछाई वहीं छोड़ चुका था। ये सब देख कॉरिडोर से उन्हें देखती लड़की अब अपने होश खो चुकी थी। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। कुछ देर बाद उस लड़की का तैरता बदन हवा में उल्टा झूलता झूलता कहीं गायब हो गया और पीछे छोड़ गया तो बस अपनी परछाई। वही परछाई जो अब इन सुनसान सड़कों पर अपनी प्यास बुझाने के लिए घूमती है। इस रात बाहर सोई वो 7 लड़कियां भी सुबह मरी पाई गईं। बाद में मालूम हुआ कि वहां के गार्ड ने भी इन सब की एक झलक देख ली थी, तो वो भी बेहोश हो गया था। कॉरिडोर में छुपी उस लड़की और इस गार्ड के लिए उनकी बेहोशी एक वरदान बन गई। इस हादसे के बाद हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर मौत का सिलसिला नहीं थमा। आज भी वो खून की प्यासी परछाई डायन उन सड़कों पर हल्की चांदनी में यहाँ वहाँ तैरती दिख जाती है। इतना कहकर दादा चुप हो गए। सुकांत ने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। दादा से विदा ले वो दोनों घर की ओर निकल पड़े। दादा ने फटाफट रिक्शे वाले को आवाज दी और छोटू के साथ लग दुकान का माल रिक्शे पर लोड करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और